प्रिय विद्यार्थियों, मैं एस टी मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज शिव बाड़मेर। आज मैं आपको पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है उनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले सामान्य परिचय। पृथ्वी सौर मंडल का एक सदस्य ग्रह है। सूर्य मंडल में सूर्य के अलावा उसके 9 ग्रह हैं तथा सूर्य मंडल का आकार तस्तीनुमा है, जिसके मध्य में सूर्य की स्थिति है। संपूर्ण सौरमंडल का व्यास 733 करोड़ मील है, अर्थात 1173 करोड़ किलोमीटर के लगभग है। पृथ्वी सूर्य मंडल से 14,96,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी का 12,742 किलोमीटर तथा पृथ्वी का व्यास है 12,742 किलोमीटर तथा औसत घनत्व 5.52 है, अर्थात 10(3)Q3 kgm-3 के संदर्भ में है। आकार तथा संरचना की दृष्टि से सूर्य मंडल के ग्रहों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है आंतरिक ग्रह। इनकी संख्या 4 है, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। ये आकार में छोटे हैं परंतु इनका घनत्व अधिक है। दूसरा है बाह्य ग्रह, अर्थात वे ग्रह जो पृथ्वी से दूर है। बाह्य ग्रह इनकी संख्या 5 है। इनमें शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण और प्लेटो है। बाह्य ग्रह के अलावा अत्यधिक वृहद है परंतु उसका घनत्व बहुत कम है। वैज्ञानिक संकल्पना के आधार पर 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना, इस संकल्पना को परमानेंटल हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति में केवल एक ही वस्तु से हुई मानी जाती है। अर्थात ऐसा माना गया है कि इसमें पृथ्वी तथा उसके अन्य साथी जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति केवल एक ही तारे से मानी गई है। इस दिशा में सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया वो फ्रांसीसी विद्वान कास्ते दा बफ्फन द्वारा किया गया था। बाद में आगे चलकर इमैनुएल कांट, लाप्लास, बायस तथा लाकियर आदि विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत एवं संकल्पना प्रस्तुत की थी। इसमें सबसे पहला है कांट की बाह्य राशि परिकल्पना। कांट ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले जर्मन दार्शनिक कांट ने सन 1755 में अपनी बाह्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित थी। प्रारंभ में इस मत को बहुत सराहना हुई, परंतु बाद में इसे तर्कहीन प्रभावित कर दिया गया, क्योंकि यह सिद्धांत या संकल्पना गणित के गलत नियमों पर आधारित थी। प्रस्तुत परिकल्पना कांट द्वारा कल्पित अनेक तथ्यों पर आधारित थी, परंतु सर्वप्रथम यह मान लिया गया कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में देव निर्मित आहत पदार्थ बिखरे हुए थे। प्रारंभ में ये पदार्थ अत्यंत कठोर, शीतल तथा गतिहीन थे। पुनः कांट ने यह माना कि आपसी आकर्षण शक्ति के कारण ये पदार्थ एक दूसरे के करीब आए और करीब आने के कारण ये एक दूसरे से टकराने लगे। इसके कारण आपसी टकराव के कारण तथा ताप और परिवहन गति के आविर्भाव हुआ, अर्थात परिवहन गति का विकास हुआ। ताप में निरंतर वृद्धि होती गई, जिसके कारण आहत पदार्थ एक बाह्य राशि में परिवर्तित होने लगे। ताप तथा भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन बाह्य पदार्थ एक तप्त तथा गतिशील नीहारिका में परिवर्तित हो गए। नीहारिका ताप के आविर्भाव के साथ घूमने लगी, उसके आकार में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार नीहारिका इतनी तीव्र गति से घूमने लगी कि केंद्रोपसारित बल, अर्थात जो केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, अर्थात इस बल के कारण नीहारिका के मध्य भाग में एक उभार आने लगा तथा इस क्रिया के तीव्रता के कारण, अर्थात केंद्रोपसारित बल की तीव्रता के कारण पदार्थ एक हल्के नीहारिका से
बाहर की ओर निकलने लगे। परिणाम स्वरूप ये जो निकले हुए जो पदार्थ हैं वे 9 गोल छल्ले या निगारिका से अलग हो गए। धीरे धीरे एक एक छल्ले के सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर जमकर ठोस हो गए। इस प्रकार 9 छल्ले 9 ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। अर्थात ये जो 9 ग्रह हुए ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ जो कि आगे चलकर 9 ग्रहों के रूप में बदल गए। इस प्रकार कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्रोपसारित बल द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्लों के पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमा होकर ठोस होने से हुई है। अब यह है कि मौलिक निहारिका का जो मूल भाग था अर्थात जो अवशिष्ट भाग रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। उपयुक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ अर्थात नवनिर्मित गतिशील ग्रहों से केंद्रोपसारित बल के प्रभाव से पदार्थों के वलयाकार छल्ले अलग हो गए जिनमें प्रत्येक छल्ले के सभी पदार्थ एक स्थान पर घनीभूत होकर उपग्रह बन गए। इस तरह संपूर्ण सौर मंडल का आविर्भाव हुआ। अब है सिद्धांत की आलोचना। पहला है, सर्वप्रथम यह आरोप लगाया जाता है कि कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार निहारिका की निरंतर गति वृद्धि में त्रुटिपूर्ण है। दूसरा है, कांट की यह परिकल्पना की आहत पदार्थों में गति कणों के आपसी टकराव से हुई कोणीय आवेग की स्थिति के सिद्धांत के विपरीत है क्योंकि आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। तीसरा यह है कि कांट की यह धारणा कि निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ साथ गति भी बढ़ती गई उपयुक्त सिद्धांत के विपरीत है क्योंकि कोणीय आवेग की स्थिति के अंतर्गत ऐसा माना गया है कि यदि आकार बढ़ता है तो गति घटती है, यदि गति बढ़ती है तो आकार घटता है। इस प्रकार ये मूल आधार से ही अलग है जो कि कांट की परिकल्पना पर आधारित है। अतः इस प्रकार ये माना गया है कि कांट का जो ये निहारिका जो परिकल्पना का जो सिद्धांत है वो गलत नियमों पर आधारित है। ये बंद कहाँ से होगा? वैसे नीचे करो, ऊपर से नीचे करो, ऊपर से। हाँ वो था ना 2 लाइन।